की सेशन में हम लोग कवर करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो आइए इस नेक काम का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर एक तरह का स्पेशल सिंबल है जो पार्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब हमारा जिस तरह का ऑपरेटर होगा वो उसी तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, पाइथन के अंदर हमारे पास 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। वे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जिनकी मदद से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके अंदर हमारे पास इतने सारे ऑपरेटर्स आते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट एंड मॉड्यूलस। ठीक है, हम लोग इन सारे का प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और नोट पॉइंट है वो आप लोगों को बताना जरूरी है। ठीक है, जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो फ्लोट वैल्यू को ही रिटर्न करता है, हमेशा और हमेशा फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जबकि फ्लोर डिवीजन जो होते हैं वो फ्लोट वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और इंटीजरिक वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगा, और अगर हम लोग इंटीजरिक वैल्यू पास कर रहे हैं तो हमें इंटीजरिक वैल्यू रिटर्न होगा। लेकिन जब भी हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न मिलेगा तो पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा जीरो होगा इन केस ऑफ फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ऑलराइट, पाइथन में हम लोग प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग जब भी स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो वो दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा, यानी कनकटेनेशन ऑपरेटर के जैसे ये काम करेगा। ठीक है, और जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग को तो वो उसे मल्टीप्लाई कर देगा, यानी हमने कुछ वर्ड लिखा, सपोज मैंने लिखा जेब्रा और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो अब 3 टाइम जेब्रा प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के साथ करेंगे, जब भी हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो हमारा दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट हम लोग स्ट्रिंग देते हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट हम लोग नंबर देते हैं, तो हमें एक एरर मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग के केस में, तो हम लोगों का एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग होना चाहिए जबकि दूसरा आर्ग्यूमेंट नंबर होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोगों को एरर मिलेगा। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ करता हूँ, सबसे पहले तो एडिशन करूँगा, एडिशन। ठीक है, इसके लिए मैं लिखता हूँ 20 प्लस 30। अभी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट? यहाँ पर आउटपुट आएगा 50। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 50 आएगा। आउटपुट आना चाहिए यहाँ पर 50। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेलो प्लस वर्ल्ड। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आउटपुट। ये भी क्या करेगा? दोनों स्ट्रिंग को कनकटनेट कर देगा, यानी दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। और यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का? यहाँ पर आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग फ्लोटिंग नंबर को भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह यहाँ पर इसने स्ट्रिंग को जोड़ दिया उसी तरह हम यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर को भी जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20.5 प्लस 30.7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आउटपुट? 51.3। ठीक है, चलिए इनको पहले प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ पाइथन ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। सॉरी, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया था, 2 होगा। क्लियर है? हाँ, और एक चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग देते हैं और दूसरा वैल्यू नंबर देते हैं तो हम लोगों को क्या आएगा? यहाँ पर एक एरर मिलेगा। ठीक है, क्या आएगा हम लोगों के पास आउटपुट? एरर आएगा। तो चलिए उसे भी प्रिंट कर लेते हैं। मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट हेलो प्लस 5।
अभी क्या आएगा आउटपुट यहाँ पर एक आउटपुट आएगा एरर। चलिए चेक कर लेते हैं इसे भी। टाइप एरर क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैन ओनली कनकटिनेट अ स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। मतलब हम लोगों को यहाँ पर हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग ही प्रोवाइड करना है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग कंकटेनेशन कर रहे हैं तो हमें हमेशा यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है, स्ट्रिंग ही प्रोवाइड होना चाहिए। दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर मैं इसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा। हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे टाइप कास्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर, अब ये हो जाएगा, ये बिल्कुल काम करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर क्या है आउटपुट, हेलो 5। ठीक है, वर्किंग परफेक्टली। इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे जैसे एडिशन काम कर रहा है। तो मैं सारा का सारा वैल्यू वही रहने दे रहा हूँ, मैं सारा का सारा वैल्यू यही रहने दे रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर दे रहा हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है मैं उसे माइनस कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों लाइन वैलिड नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइन वैलिड नहीं है। तो 20 माइनस 30 व्हाट विल बी द आउटपुट, इट विल बी -10, -10। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, -10 और यहाँ पर -10.2। क्लियर है? एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही काम करता है। जहाँ जहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिखा हुआ है हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और हम लोग, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आर्गुमेंट हमेशा हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, हमेशा इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई और फॉर्म में देंगे तो हम लोगों को एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन वैलिड नहीं है, ये एरर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या जनरेट होगा, एरर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसके साथ अगर कोई नंबर पास कर दें यानी कि इंटीजर पास कर दें तो ये बिल्कुल काम करेगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, हेलो 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 5 टाइम। ठीक है, हेलो 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 5 टाइम। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर तो आउटपुट एरर आना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं पहले, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए इसका क्या आउटपुट आया है। सबसे पहले तो इसने मल्टीप्लाई करके 600 ले आया, उसके बाद 629.35, यहाँ पर 629.35। ऑलराइट, उसके बाद हेलो 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 इसने 5 टाइम प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पर हमें एक एरर रिटर्न हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग को रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा आर्ग्यूमेंट हमेशा हमेशा इंटीजरिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट में भी वैल्यू को दे दूं तो मुझे यहाँ पर एरर रिटर्न होगा। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ 4.5 या 5.4, तो अभी भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एरर मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीजरिक वैल्यू के साथ ही स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर इन केस ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग को रिपीट कर देगा जब भी हम लोग इसे स्ट्रिंग के साथ ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं हम लोग डिवीजन की तरफ। ठीक है, डिवीजन की तरफ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ हर जगह पे, डिवीजन। ऑलराइट,
ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हमें हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में ही वैल्यू रिटर्न किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आउटपुट आया है। ऊपर वाले केस में मैंने सिर्फ इंटीजर नंबर को डिवाइड करने की कोशिश किया था तो भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू मिला है, और नीचे केस में मैंने फ्लोटिंग वैल्यू को डिवाइड करने की कोशिश किया था तो भी मुझे फ्लोटिंग में ही वैल्यू मिला है। ऑलराइट, ठीक है। फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग जस्ट डबल स्लैश यूज कर लेते हैं और ये फ्लोट डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा, और नीचे वाले केस में क्या आएगा, आउटपुट 0.0। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 0 और नीचे क्या आया, 0.0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटीजरिक वैल्यू लिया है, इसलिए मुझे आउटपुट किस फॉर्म में मिल रहा है, इंटीजर फॉर्म में। और नीचे मैंने क्या लिया है, फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू लिया है, तो मुझे वैल्यू किस तरह से मिल रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में मिल रहा है। ठीक है, फ्लोट डिवीजन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हमें लेफ्ट पार्ट देता है, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड के वैल्यू को रिटर्न करता है, पॉइंट के राइट साइड के वैल्यू को रिटर्न नहीं करता कभी भी। इसीलिए तो इसका नाम फ्लोर है, इसे ही बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर का मतलब ही होता है विदाउट डेसिमल पार्ट। मॉड्यूलस डिवीजन क्या करता है, हमें रिमाइंडर का वैल्यू रिटर्न करके देता है। जब भी हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर होगा और तो वो उस रिमाइंडर को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसा होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर ऐसा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, हमें रिमाइंडर का वैल्यू रिटर्न करके देगा। मैंने 30 से डिवाइड किया 200 को। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइम्स लग जाएगा, ये 6 टाइम 36 या 180। ऑलराइट, यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 20। ठीक है, तो जब भी हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये वाला वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, और जब भी हम लोग डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को ये वाला वैल्यू रिटर्न करके मिलेगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 20। यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, 20। क्लियर है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस डिवीजन। ये हमें रिमाइंडर का वैल्यू रिटर्न करके देता है। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग पावर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 10 टू पावर 3। ठीक है, तो पावर ऑपरेटर या फिर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार, तो हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर 3। क्या होगा इसका वैल्यू, 1000। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग करेंगे 20 टू द पावर 2, 20 टू द पावर 2, तो क्या आएगा आउटपुट, 400। ठीक है, यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो चलिए देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है। 10 टू पावर 3 यानी 10 का क्यूब इक्वल्स 1000, 20 का पावर 2 यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400। तो दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर बस इतना ही था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, जो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके मदद से हम लोग दो ऑपरेंड के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑपरेंड के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसा कंपेयर, जैसे कि क्या एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है या फिर बड़ा है, या छोटा है और उसके बराबर है, या बड़ा है या उसके बराबर है। इस तरह के हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग रिलेशनल ऑपरेशन या फिर कंपैरिजन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ऑलराइट,
और मैं आपको बता दूं कि रिलेशनल ऑपरेटर हमें हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू को रिटर्न करके देता है, या तो वैल्यू ट्रू होगा या वैल्यू फॉल्स होगा। इसके अलावा हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं कि क्या एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग छोटा है अनदर स्ट्रिंग से, या फिर क्या उसके बराबर, यानी दो स्ट्रिंग क्या इक्वल है। ये सब कुछ हम लोग चेक कर सकते हैं पाइथन के अंदर। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑपरेंड इंटीजर हो और दूसरा ऑपरेंड स्ट्रिंग हो। दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग होना कंपलसरी है। वन नोट पॉइंट फॉर यू, दैट इज हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का चेनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक साथ मल्टीपल ऑपरेंड को लिख सकते हैं चेनिंग के साथ, जैसे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर में तो कर सकते ही हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का भी चेनिंग कर सकते हैं। और इसमें आउटपुट क्या आएगा, अगर सबका वैल्यू जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं चेन में सबका वैल्यू अगर ट्रू आता है तो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा ट्रू। अगर एक का भी वैल्यू फॉल्स होता है तो हम लोगों को इंटायर वैल्यू यानी कि इंटायर रिजल्ट एज अ फॉल्स मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए इन सबका प्रैक्टिकल देखते हैं, तभी आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही वैल्यू को रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, प्रिंट 50 इज ग्रेटर देन 90। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आप ही बताइए। 50 तो छोटा है 90 से, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, क्या आउटपुट आना चाहिए, फॉल्स। इसी के साथ साथ हम लोग कर सकते हैं प्रिंट 90 is स्मॉलर देन 100। इसका क्या आएगा आउटपुट, ये तो बिल्कुल सच है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा ट्रू। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चेक कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब कुछ हम लोग चेक कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन आया जैसे कि अगर किसी का एज 18 साल या उसके बराबर हो तो वो वोट दे सकता है, वरना वो वोट नहीं दे सकता। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले यूजर से एक इनपुट ले लेंगे, एज सपोज मैंने लिख दिया 18, और यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं प्रिंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, अभी क्या एज का वैल्यू 18 से बड़ा है या फिर 18 के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल है ऐसा ही, यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू। ऑलराइट, इसी तरह सपोज अगर किसी का एज मैंने ले लिया 16 और फिर से इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर एज 16 है और मैं यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ इसे, क्या एज का वैल्यू 18 के बराबर या 18 से बड़ा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट आएगा फॉल्स। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले फॉल्स, उसके बाद ट्रू, ट्रू एंड फाइनली फॉल्स। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन के अंदर हम लोग स्ट्रिंग के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं पता करना चाहता हूँ कि पहले कौन आया, मुर्गी आया या अंडा आया। तो चलिए इसे चेक करते हैं हम लोग। पाइथन ये बताएगा मुझे कि पहले कौन आया। प्रिंट हेन ग्रेटर देन एग। ठीक है, यानी मुर्गी बड़ा है एग से, तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू। चलिए देखते हैं, ट्रू करेक्ट है। तो आज पाइथन ने भी बता दिया कि पहले मुर्गी आया है उसके बाद अंडा आया है, ना कि पहले अंडा आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका सिंबल चेंज कर दूँ इस तरह से, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि पहले तो मुर्गी आया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये इसके बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है कि डिक्शनरी जो हम लोग रियल लाइफ में डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, उस डिक्शनरी में दोनों में से पहला कौन सा वर्ड आएगा, पहले एच आता है या पहले ई आता है। पहले एच आता है ना, नहीं, पहले ई आता है। ठीक है, तो जो पहले आता है उसका वैल्यू छोटा है अल्फ़ाबेट, यानी ई का अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, जबकि एच का वैल्यू कितना होता है 8।
अगर हम लोग काउंट करेंगे, ए को सपोज मैंने मान लिया 1, बी को मान लिया 2, सी को 3 एंड सो ऑन, तो ई का वैल्यू हो जाएगा 5 और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। इसीलिए ये कंपैरिजन करता है इसके आस्की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, इसके आस्की वैल्यू के हिसाब से ये कंपैरिजन करता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर जो यहाँ पर पहले है, जो पहले आता है हमारे अल्फ़ाबेट में, उसका वैल्यू छोटा होगा, और जो बाद में आता है अल्फ़ाबेट में कैरेक्टर, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ अभी और एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। अगर मैं करता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो अभी क्या आना चाहिए आउटपुट, अभी आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए तो पहले आता है और बी क्या आता है बाद में, ठीक है। तो जो पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। देखिए क्या आता है आउटपुट, फॉल्स, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं आस्की प्रिंट करना चाहता हूँ, किसका, ए का आस्की और बी का आस्की दिखाता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ आस्की वैल्यू ऑफ ए, और मैं बी का भी दिखाता हूँ कि बी का आस्की क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है। देखिए ए का आस्की वैल्यू क्या है 97, जबकि बी का आस्की वैल्यू है 98। तो आप ही बताइए 97 बड़ा है या 98? ऑफ कोर्स 98 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा था 97 और यहाँ पे वैल्यू आ रहा था 98, और यहाँ पर इसके हिसाब से यानी आस्की वैल्यू के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा था। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कंपैरिजन किस बेसिस पे हो रहा है। कंपैरिजन होता है इसके आस्की वैल्यू के बेसिस पे। तो पाइथन के अंदर चेनिंग भी कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। चेनिंग का क्या मतलब हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं चेनिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर ये प्रिंट करके हम लोगों को दिखा देगा, ठीक है, परफेक्टली। पाइथन के अंदर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को भी चेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी मैंने चेनिंग किया है, और चेनिंग के केस में मैंने आप लोगों को बताया था एक भी ऑपरेंड का वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज ट्रू। अभी यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पूरा इंटायर स्टेटमेंट करेक्ट है अभी, इसलिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर इसी स्टेटमेंट को मैं नीचे दोबारा लिख देता हूँ, मैं एक को फॉल्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ तक तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके आगे क्या है, फॉल्स हो जा रहा है, तो इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स। अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं स्ट्रिंग और किसी अदर डेटा टाइप के बीच में, हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा, एक एरर आउटपुट मिलेगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। मैं करता हूँ प्रिंट 90 ग्रेटर देन हेलो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एक एरर रिटर्न होगा, ठीक है, एरर। यहाँ पे किस तरह का एरर आएगा, टाइप एरर। आप लोग इस तरह के एरर को गौर कीजिएगा कि ये किस तरह का एरर आ रहा है। आगे चल करके जब हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ेंगे उस वक्त ये एरर आप लोगों को बहुत काम आएगा। इसलिए सिर्फ इससे काम मत रखिए कि यहाँ पर एरर जनरेट होगा, बल्कि इससे भी समझ करके रखिए कि किस तरह का एरर जनरेट हो रहा है, टाइप एरर जनरेट हो रहा है। यहाँ पर टाइप एरर ही क्यों जनरेट हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के बीच में हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। क्लियर है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर में बस नहीं था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर का काम क्या होता है, इक्वालिटी चेक करना, क्या दो वैल्यू इक्वल है या फिर दो वैल्यू इक्वल नहीं है। बस यही काम करता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करता है इक्वालिटी। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर प्रिंट, सपोज मैंने यहाँ लिखा हेलो इक्वल टू हेलो। क्या हेलो बराबर है हेलो के? ऑफ कोर्स बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, यहाँ आउटपुट आएगा ट्रू, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कोई और वैल्यू लिख दूँ, जैसे कि वर्ल्ड, ठीक है, हेलो बराबर है वर्ल्ड के? नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं कंपैरिजन नंबर्स का,
तो ये नंबर को भी कंपेयर कर लेगा। 45 बराबर है 45 के, ऑफ कोर्स बराबर है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। इसी तरह हम लोग नॉट इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट 96 नॉट इक्वल टू 46। ऑफ कोर्स 90 46 के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था। तो अब आप लोगों को इक्वालिटी ऑपरेटर भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ऐसा ऑपरेटर जिसकी मदद से हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरह के ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें 3 तरह के ऑपरेटर आते हैं, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, एंड ऑपरेटर हम लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों तरफ के वैल्यू ट्रू हो, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। इसे पूरे स्टेटमेंट में अगर कहीं भी फॉल्स वैल्यू नहीं मिलेगा तब ये क्या करेगा, तब जाकर के ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर कहीं पे भी इसे फॉल्स मिला तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। सॉरी, इफ बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इन केस ऑफ और, इफ एट लीस्ट वन आर्ग्यूमेंट इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट हम लोगों का ट्रू होता है तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वैल्यू ट्रू। ये क्या करता है, ये पूरे स्टेटमेंट में ट्रू वैल्यू को तलाश करता है। ये पूरे स्टेटमेंट में ट्रू को तलाश करता है। इसे जहां पे भी ट्रू मिल जाता है उसके बाद ये चेक ही नहीं करता है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट को ये ट्रू मान लेता है। ठीक है, और इसी तरह है नॉट। नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है, ट्रू वैल्यू को फॉल्स मान लेता है, फॉल्स को ट्रू कर लेता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग इसे भी प्रैक्टिकली। 40 90 से बड़ा है एंड 40 20 से भी बड़ा है, तो हाँ 40 20 से तो बड़ा है लेकिन 40 90 से बड़ा नहीं है। मैंने क्या बोला था कि एंड हमेशा सर्च करता है फॉल्स वैल्यू को। इसे यहाँ पर ही फॉल्स वैल्यू मिल गया, अब इसके आगे ये चेक ही नहीं करेगा, इस पार्ट को ये चेक ही नहीं करेगा क्योंकि इसे फॉल्स मिल गया ना। अब जब फॉल्स मिल गया, अब इसके आगे ये तलाश ही नहीं करेगा, इसके ये पूरा इंटायर स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। 40 ग्रेटर देन 10 एंड 40 ग्रेटर देन 90। अभी क्या हुआ, अभी ये चेक कर रहा है कि क्या 40 ग्रेटर है 10 से, हाँ बिल्कुल है। अब ये क्या करेगा, अब दूसरे पार्ट को भी चेक करेगा, क्या दूसरा पार्ट को चेक करो, दूसरा पार्ट भी ट्रू हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ तक वैल्यू क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। 40 ग्रेटर है 10 से, हाँ, तो क्या आउटपुट ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, इस पार्ट में हम लोगों को ट्रू मिल गया। अब बोलेगा नेक्स्ट पार्ट को भी चेक करो, एंड क्या करता है, नेक्स्ट पार्ट को चेक करता है जब तक इसे फॉल्स वैल्यू नहीं मिलता है। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या 40 ग्रेटर है 90 से, नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। मैंने आप लोगों को बताया था इसे जहां पे भी फॉल्स मिलेगा इंटायर स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब इसका पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। 30 एंड 40 ग्रेटर देन 20। अभी पहले स्टेटमेंट को चेक करेगा, क्या 40 बड़ा है 30 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, इसका वैल्यू हो जा रहा है ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट को सर्च करेगा, क्या 40 बड़ा है 20 से, बिल्कुल 40 बड़ा है 20 से। अब इसे कहीं पे भी फॉल्स नहीं मिला तो फाइनली अब इसे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों पार्ट मेरा क्या है, ट्रू है, इसीलिए इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही बार एंड लिख सकते हैं, हम लोग मल्टीपल टाइम्स भी एंड लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। मैं एक जगह और चेक कर लेता हूँ इसे, एंड 40 ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसमें भी इसे कहीं पे भी फॉल्स वैल्यू नहीं मिला है, इसलिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। अगर मैं एक स्टेटमेंट को गड़बड़ कर दूं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 60, अभी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। अब ये पहले पार्ट को चेक करेगा, क्या पहला पार्ट ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 40 ग्रेटर होता है 30 से। अब ये चेक करेगा दूसरे पार्ट को, क्या ये वैल्यू ट्रू है, नहीं, 40 बड़ा नहीं होता है 60 से। तो अब इसके आगे ये चेक ही नहीं करेगा, क्यों नहीं चेक करेगा, क्योंकि इसे यहीं पे फॉल्स वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे इसे फॉल्स वैल्यू मिल गया तो इसका इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड फाइनली फॉल्स। क्लियर है। सॉरी, मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया था कि कोई भी वैल्यू ट्रू होता है सिर्फ और सिर्फ नन, फॉल्स, जीरो और एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ करके। ठीक है, इसके अलावा जितने भी वैल्यू हैं वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो मैं यहां पर अगर लिखता हूं
प्रिंट लिखता हूं अंकित एंड मनोज। अभी यहां पे क्या आउटपुट आएगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। यहां पे क्या आउटपुट आएगा? ये पहले पार्ट को चेक करेगा, क्या ये ट्रू है? हाँ बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट को चेक करेगा, क्या ये ट्रू है? हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो ये क्या कर देगा, जो लास्ट पार्ट है उसे प्रिंट करके दे देगा हम लोगों को। यानी यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए मनोज। अच्छा, ये क्यों सेकंड पार्ट को चेक करेगा? ये सेकंड पार्ट को इसलिए चेक करेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड ऑपरेटर हमेशा फॉल्स को तलाश करता है। इसे फर्स्ट पार्ट में फॉल्स नहीं मिला, इसलिए जा रहा है सेकंड पार्ट की तरफ कि हो सकता है कि शायद सेकंड पार्ट में इसे फॉल्स मिल जाए, पर इसे सेकंड पार्ट में भी फॉल्स नहीं मिला, इसलिए इसे जो लास्ट पार्ट को इसने चेक किया उसे ही ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आया, मनोज। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। मैं यहाँ करता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ फॉल्स ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अभी ये क्या वैल्यू है, फॉल्स है। तो अभी ये फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर को तो फॉल्स मिल ही गया, अभी नेक्स्ट पार्ट को कभी सर्च ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगा, कुछ भी नहीं, यानी कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे भी। ये फर्स्ट पार्ट को मनोज प्रिंट कर रहा है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, यानी कि नथिंग। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। अभी क्या प्रिंट होगा, अभी इसे तो फर्स्ट पार्ट में ही फॉल्स मिल गया है, अब नेक्स्ट पार्ट को ये कभी तलाश ही नहीं करेगा। क्यों नहीं तलाश करेगा, क्योंकि इसे तो डायरेक्टली फॉल्स मिल ही गया। ये जिसे ढूंढता है और एंड ऑपरेटर जिसको तलाश कर रहा था उसे मिल गया। यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे और कॉम्प्लेक्स करता हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि मैं इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी क्या आउटपुट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट को चेक करेगा, ये फर्स्ट पार्ट में मुझे ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को सर्च करेगा, यहाँ पे भी इसे ट्रू मिल गया, फिर से इसे नेक्स्ट पार्ट को सर्च करना होगा, यहाँ पे भी इसे ट्रू मिल गया। अब ये फिर से नेक्स्ट पार्ट को सर्च करेगा, इसे क्या मिल गया, फॉल्स। अब इसके आगे इसे ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 5 की तरफ ये जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसे फॉल्स वैल्यू मिल गया है। अब जैसे ही फॉल्स वैल्यू मिल जाएगा वो वहीं से उस वैल्यू को प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, जीरो। क्या आएगा आउटपुट, जीरो। ठीक है, अगर हम जीरो यहाँ पर नहीं देते, सपोज मैंने यहाँ पर दिया 10, अब क्या आएगा आउटपुट, मैंने यहाँ पे दे दिया 10, अभी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, अभी से कहीं पे भी फॉल्स वैल्यू नहीं मिला है, तो ये सर्च करते करते लास्ट तक आ जाएगा। पहले पार्ट में भी से ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे ट्रू एंड अगेन ट्रू। अब इसे कहीं पे भी फॉल्स नहीं मिला, तो लास्ट पार्ट जिसमें ये फॉल्स को तलाश कर रहा था, इसे यहाँ पर भी नहीं मिला, तो ये लास्ट पार्ट को प्रिंट कर देगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर हमेशा तलाश करता है ट्रू वैल्यू को, इसे जहां पे भी ट्रू वैल्यू मिल जाता है उसके बाद ये सर्च ही नहीं करता, पूरे स्टेटमेंट को ये ट्रू समझ लेता है। ठीक है, जहां जहां पे भी एंड लिखा हुआ था मैं सबको और के साथ रिप्लेस कर दूंगा। 200। देखिए अभी इस केस में क्या है, ये सर्च कर रहा है ट्रू वैल्यू को। क्या ये ट्रू है, नहीं। 40 इज नॉट ग्रेटर देन 90, क्या ये ट्रू है, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले केस में 40 इज ग्रेटर देन 10, हाँ 40 इज ग्रेटर देन 10। अब ये इसके बाद कभी सर्च ही नहीं करेगा, अब इसे यहाँ पे ही ट्रू वैल्यू मिल गया है, अब इस पूरे स्टेटमेंट को ये ट्रू ही समझेगा। ये क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर, ट्रू। इस केस में भी ऐसा ही होगा, सेम इन दिस लाइन ऑल्सो। और इस लाइन में भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसे पहले ही ट्रू वैल्यू मिल गया, अब इधर लास्ट की तरफ ये मूव ही नहीं करेगा, इसे पहले ही ट्रू मिल गया, अब इस पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, फॉल्स, ट्रू 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 एंड ट्रू। ऑलराइट, हम लोग कर लेते हैं इसे और। यहां पर देखिए ये क्या है, ट्रू वैल्यू है,
तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट हो जाएगा, और ऑपरेटर हमेशा ट्रू वैल्यू को सर्च करता है, इसे फर्स्ट में ही ट्रू मिल गया है, तो यहाँ पर ये मनोज ना प्रिंट करके ये क्या प्रिंट करेगा, अंकित। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, अंकित। इसी तरह सेकंड में इसे क्या मिल रहा है, यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, अब ये फॉल्स मिल रहा है, ये हमेशा क्या करता है, और ऑपरेटर ट्रू को सर्च करता है, ये हमेशा किसे सर्च करता है, ट्रू को सर्च करता है। अब इसे लेफ्ट साइड में ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगा तो ये राइट साइड में सर्च करेगा, क्या यहाँ पर ट्रू वैल्यू है, हाँ यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर देगा, मनोज। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अंकित और सेम अंकित। ठीक है, दोनों जगह क्या करेगा प्रिंट, ये अंकित करेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ अंकित। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, अंकित मनोज, अंकित एंड अंकित। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को इकट्ठा यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ एंड किंग। अब यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, ये पहले देखेगा इसे, और ऑपरेटर का भी काम हो रहा है ना। अभी यहाँ पर देखिए इसे फॉल्स वैल्यू मिला है, तो ये क्या करेगा, राइट साइड में सर्च करेगा कि हो सकता है इसे ट्रू वैल्यू मिल जाए। हाँ, अभी इसे ट्रू वैल्यू मिल गया है। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ये देखेगा कि लेफ्ट साइड में भी ट्रू वैल्यू है, अब उसके बाद भी सर्च करेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमेशा फॉल्स वैल्यू को सर्च करता है। इसे लेफ्ट साइड में तो ट्रू मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, राइट साइड में भी सर्च करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा किंग। इसे राइट साइड में भी ट्रू नहीं मिला, सॉरी इसे राइट साइड में भी फॉल्स नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, सिर्फ राइट वैल्यू को प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, हम लोग ऐसे ऐसे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टेलीग्राम पे। आप वहाँ पे आकर के, मैं आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन डेप्थ में अगर आप कोई भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो फिर वीडियो का लेंथ को मत देखिए। मैं चाहता हूं कि आप एक बार टाइम दें और पाइथन सीखें, इसके बाद आपको कहीं और से पाइथन सीखने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि ट्रू वैल्यू को क्या कर देगा, फॉल्स, और फॉल्स वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रू। तो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नॉट टू। अभी क्या आएगा आउटपुट, टू क्या है, अपने आप में ट्रू है, ये क्या कर देगा, इसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, ये क्या कर देगा, इसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई फॉल्स वैल्यू दूं, ये क्या कर देगा, यहाँ पर इसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स वैल्यू दूं तो ये क्या कर देगा, इसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये जस्ट क्या करता है, रिवर्स कर देता है हमारे चीज़ों को। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू। इसके अलावा मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकता था, प्रिंट नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी भी क्या आएगा यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन बाइनरी डिजिट के ऊपर करते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ दो तरह के ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, बुलियन एंड इंटीजर। बिटवाइज एंड, अगर दोनों का दोनों बिट 1 रहा तो ये 1 रिटर्न करेगा, वरना 0 रिटर्न करेगा। इसी तरह और ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी बिट 1 रहा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, वरना 0। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे हम लोग। प्रिंट ऑफ 15 बिटवाइज एंड 10। अभी यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, तो चलिए इसे समझ लेते हैं हम लोग। अब बताइए 15 का बाइनरी कितना होता है, 15 का बाइनरी क्या होता है, 11111111। ठीक है, और 10 का बाइनरी क्या होता है, 10 का बाइनरी होता है 10101010। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दोनों बिट 1 रहेगा तभी हमारा आउटपुट 1 होगा, वरना 0। तो यहाँ पर तो एक हमारा 1 है और दूसरा 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटपुट 0। यहाँ पर इसी तरह क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। मैंने बोला था दोनों बीट अगर 1 रहा तो आउटपुट होगा 1। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड 0, आउटपुट विल बी 0। 1 एंड 1, यहाँ पे दोनों बीट 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो बिट वाइज ऑपरेशन ऑफ 15 एंड 10 will be equal to binary of 1010 that is equal to 10। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा हम लोगों का, आंसर क्या हो जाएगा 10।
तो चलिए देखते हैं 10 आता है या नहीं। आउटपुट इज 10। परफेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग लिखते हैं प्रिंट 12 बिटवाइज एंड 14। यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, 12 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। 14 का भी बाइनरी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 14 का बाइनरी क्या हो जाता है, 1 1 1 0। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं कि इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन क्या होगा। यहाँ पर तो ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। मैंने बोला था कोई एक बिट भी 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0। यहाँ पे तो दोनों ही है। इसी तरह यहाँ पे भी आउटपुट हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 1। 0011 किसका बाइनरी है, ये है 12 का बाइनरी। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा, 12। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का आंसर सही है या नहीं। यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 12। ये ऊपर का 10 और नीचे का 12 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिटवाइज और का। बिटवाइज और कैसे काम करता है, यहाँ पर करते हैं हम लोग बिटवाइज और 10। यहाँ पे क्या आउटपुट हो जाएगा, तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं फटाक से। मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटवाइज और में अगर एक भी बाइनरी बिट 1 हो जाता है तो आउटपुट हो जाएगा 1। एक भी बाइनरी बिट 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे तो दोनों ही 0 हैं तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पर नीचे वाले में 1 है तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 1। इसमें दोनों में ही 1 है तो 1 हो जाएगा, इसमें दोनों में भी 1 है तो 1 हो जाएगा। यानी कि ये किसका बाइनरी हुआ, ये बाइनरी हुआ 14 का। तो द आउटपुट विल बी 14। लेट्स सी, आउटपुट विल बी 14। ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है, 14। यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा, तो चलिए इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट होगा। 15 एंड 10 का बाइनरी सबसे पहले लिखिए, इस बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, 15 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 1 1। ठीक है, 10 का बाइनरी क्या हो जाता है, 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0 1 0 1 0। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक भी बिट 1 रहा तो आउटपुट होगा 1। यहाँ पर दोनों में से ऊपर वाला 1 है इसलिए आउटपुट हो जाएगा 1। यहाँ पर दोनों ही 1 है इसलिए 1, अगेन 1 एंड फाइनली 1। तो ये किसका बाइनरी है, ये बाइनरी है 15 का। तो हम लोगों का आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 15। यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा हम लोगों का, 15। तो लेट्स सी, परफेक्ट। अब आप लोगों को बिटवाइज एंड बिटवाइज और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं और भी बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बिटवाइज और। बिटवाइज और क्या करता है कि अगर हमारा दोनों बिट डिफरेंट रहा, दोनों बिट डिफरेंट रहा तो आउटपुट हो जाएगा 1 वरना 0। यानी कि अगर बिट हमारा सेम रहेगा तो आउटपुट हो जाएगा 0, बिट डिफरेंट रहा तो आउटपुट हो जाएगा 1। तो चलिए इसे भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका क्या आउटपुट आएगा, पहले चलिए इसे हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं कि क्या होगा। मैंने बोला कि अगर दोनों बिट डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट होगा 1 वरना 0। यहाँ पर देखिए दोनों बिट क्या है, डिफरेंट है, आउटपुट हो जाएगा 1। यहाँ पे दोनों बिट सेम है इसलिए आउटपुट हो जाएगा 0। यहाँ पे अगेन दोनों बिट डिफरेंट है, आउटपुट हो जाएगा 1। यहाँ पे दोनों बिट सेम है इसलिए आउटपुट हो जाएगा 0। ये बाइनरी है 5 का। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हम लोगों का, आउटपुट आ जाएगा 5। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट की तरफ। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, हमारा जो वैल्यू होता है अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वो उस वैल्यू को नेगेटिव कर देगा और उस नंबर को -1 करके प्रिंट कर देगा। यानी कि सपोज हमने अगर पास किया 5 तो ये प्रिंट कर देगा -6। अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर प्रोवाइड किया तो वो उसमें एक नंबर बढ़ा देगा और नेगेटिव साइन को रिमूव कर देगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट होना चाहिए। इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आउटपुट होना चाहिए -6। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, -6। और अगर हम लोग -6 का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो अभी क्या आ जाएगा, आउटपुट हम लोगों का आ जाएगा 5। ठीक है, 5। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये क्या कर रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ही ये इस तरह से का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर पा रहा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिट वाइज राइट शिफ्ट। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो भी बाइनरी डिजिट होते हैं उसको या तो लेफ्ट शिफ्ट मूव कर देगा या फिर राइट शिफ्ट मूव कर देगा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं पहले, तब समझ में आप लोगों को आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 5
और मैं इससे लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ एक बार। क्या करना चाहता हूँ? एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले इसे देखते हैं हम लोग कि इसका क्या मतलब होता है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉक्स है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 5 का बाइनरी नंबर स्टोर करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिया है, ये यहाँ पर हमने 5 लिया है। ठीक है, 5 लिया। 5 का बाइनरी क्या होता है? 101। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ 101। ये जो नंबर है मैंने इसमें लेफ्ट शिफ्ट किया कितना बार? 1 बार। यानी एक एक नंबर को मैंने क्या कर दिया? इधर खसका दिया। एक नंबर को क्या किया? इधर खिसका दिया। अब ये नंबर जो था 1, ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ये जो नंबर था उठ करके यहाँ आ जाएगा, और ये नंबर था वो उठ करके यहाँ आ जाएगा। हमारे पास एक और डब्बा बच जाता है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 0। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने किया इसे बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। मैंने इसे लेफ्ट साइड मूव किया है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। ये है हमारा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या था? यहाँ पे हमारा डेसिमल में वैल्यू था 5। जब हमने इसे बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट किया 1, तो यहाँ पर क्या हो गया वैल्यू? यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? यहाँ पे वैल्यू आ गया 10। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटपुट आता है 10 या नहीं। बिल्कुल आएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 4 लेफ्ट शिफ्ट 3, जो भी हमारा डिजिट होगा, बाइनरी डिजिट होगा 4 का, उसको ये क्या करेगा? 3 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, यानी 3 अंक लेफ्ट साइड खिसका देगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या आता है इसका आउटपुट। 4 का बाइनरी क्या होता है? 100। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे हम लोग बाइनरी शिफ्ट कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो जब 3 टाइम इसे बाइनरी शिफ्ट कर देंगे तो ये 0 उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पर 0 0 1, और जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस बच गए हैं उसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे 0। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं, इसलिए डाल देते हैं इसमें 0। अब ये बताइए ये किसका बाइनरी हो गया? ये बाइनरी हो गया है 32 का। ये बाइनरी किसका हो गया? ये बाइनरी हो गया 32 का। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 32। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर 32 आता है या नहीं। ठीक है, आउटपुट आ गया 32। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, और इसे लेफ्ट शिफ्ट करने के बजाय मैं करता हूँ राइट शिफ्ट। ठीक है, मैंने 5 लिया है और 5 को राइट शिफ्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 5 का बाइनरी लिख देंगे। 5 का बाइनरी लिखेंगे। 5 का बाइनरी क्या होता है? 101। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 का बाइनरी। अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट शिफ्ट कर रहे हैं। राइट शिफ्ट कर रहे हैं कितने टाइम? 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हमारा वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग मूव कर देंगे, एक एक बार राइट शिफ्ट करेंगे। तो इस वैल्यू को हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस वैल्यू को डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, और इसके लिए तो कोई जगह ही नहीं बचा, यहाँ पर तो कोई बॉक्स ही नहीं है हमारे पास, इसलिए ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर तो कोई बॉक्स है नहीं जहाँ पे हम इसे स्टोर कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बच जाएगा? 1 और 0। और ये किसका बाइनरी है? ये किसका बाइनरी है? ये बाइनरी है 2 का। तो चलिए अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं। इसके लिए मैं लिखूंगा पाइथन operators.py। ठीक है, आउटपुट सेम आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए करते हैं। मैंने यहाँ लिखा var इक्वल्स 20। अभी मैंने क्या किया? ये 20 को var के अंदर असाइन कर दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज पॉसिबल। मतलब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को भी चेन कर सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर का हम लोग चेनिंग करते थे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का हमने चेनिंग देखा, इसी तरह हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का भी चेनिंग कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया, इसका मैंने लिखा xvar इक्वल्स 20। उसके बाद एक और वेरिएबल लिया मैंने abc इक्वल्स 20। ठीक है, 3 वेरिएबल लिया मैंने, तीनों के अंदर 20 असाइन किया। हम लोग ऐसे अलग अलग लिखने के बजाय चेनिंग कर सकते हैं, चेनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह लिखने के बजाय हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, var इक्वल्स xvar इक्वल्स abc इक्वल्स 20। ठीक है, जी हाँ, ये है चेनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चेनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी इन सब का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 20। इन सारे वेरिएबल के अंदर 20 को असाइन कर दिया। चलिए इनमें से किसी को प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट ऑफ xvar। ठीक है, और इसी तरह मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ प्रिंट ऑफ abc। इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है,
दोनों के अंदर क्या दिखा रहा है 2020। दिस इज नथिंग बट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का क्या मतलब हुआ, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी और ऑपरेटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना x प्लस इक्वल्स 10, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स x प्लस 10। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया var, इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन किया 10। इस var नाम के वेरिएबल के अंदर 30 ऐड करना चाहता हूं। var इक्वल्स var प्लस 30, इस तरह से लिखने के बजाय हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं var प्लस इक्वल्स 30। दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम काम ही हो रहा है। इसमें इसका क्या मतलब हो गया, var इक्वल्स var प्लस 30, इसका भी क्या मतलब हो गया, सेम। तो चलिए हम लोग दोनों का आउटपुट देख लेते हैं। पहले मैं नीचे वाले को कमेंट आउट कर ले रहा हूं। तो चलिए var को प्रिंट आउट करते हैं और देखते हैं var के अंदर अभी क्या वैल्यू आया। तो मैं करता हूं इससे python operators.py। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है 40। ठीक है, 30 प्लस 10 40। हम लोग इस अप्रोच से ना जाकर के ये अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं और इसमें भी सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी भी क्या आ रहा है 40 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कंपाउंड असाइनमेंट सिर्फ दो तरह के ऑपरेटर के साथ वैलिड है। वो कौन कौन से हैं, पहला तो है अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा है बिटवाइज ऑपरेटर। तो चलिए एक बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग करेंगे var राइट शिफ्ट इक्वल 1। पहले ये क्या करेगा, var को राइट शिफ्ट कर देगा 1 टाइम और उसके बाद वैल्यू उसका असाइन कर देगा किसके अंदर, var के अंदर। तो चलिए इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 5। मैं आपको ये भी क्विकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 10 का बाइनरी कितना होता है, 1010 होता है। ठीक है, इसे हम लोग एक बार राइट शिफ्ट कर देंगे तो ये 0 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका बाइनरी है, ये बाइनरी है 5 का, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ये राइट शिफ्ट कैसे काम करता है मैंने आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर में अच्छे से समझाया था। तो अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बिटवाइज ऑपरेटर को समझ लें। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम वैसे ऑपरेटर को कहते हैं जिसमें हम लोग एफ और एल्स का काम एक स्टेटमेंट में ही कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे, चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारी ये कंडीशन क्या होता है ट्रू, देन फर्स्ट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो पहला वैल्यू ये कंसीडर करेगा, वरना सेकेंड वैल्यू विल बी कंसीडर। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। नम इक्वल्स 27, रिजल्ट इक्वल इवन। इवन इवन कब होगा, इवन अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, उसे क्या कंसीडर करेगा, उस नंबर को वो क्या कंसीडर करेगा कि वो इवन नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्या कंसीडर करेगा, ऑड। ठीक है, अब चलिए प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं कि रिजल्ट के अंदर क्या आता है आउटपुट। अभी 27 किस तरह का नंबर है, 27 ऑड नंबर है। यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर आना चाहिए ऑड। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऑड आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, यहाँ पे सपोज मैंने कर दिया 100 किस तरह का नंबर है, ये नंबर है इवन। तो अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा इवन। नंबर को इवन कंसीडर करो अगर हम लोग नंबर को मॉड्यूलस डिवीजन करते हैं 2 से और उसका वैल्यू आता है 0 तब, वरना उस नंबर को तुम ऑड कंसीडर करो। इसे कर देता हूँ कमेंट और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर में यहाँ पर स्टोर करूंगा और दोनों में चेक करूंगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर num1 इक्वल 30 एंड num2 इक्वल 60 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, कौन सा नंबर बड़ा है इसे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। नंबर 1 को कंसीडर करो कि नंबर 1 बड़ा है अगर ये कंडीशन ट्रू होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इस नंबर को ट्रीट करो कि ये बड़ा नंबर है। तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट के अंदर क्या आता है। मैं यहाँ करता हूँ python operators.py। देखिए इसने पता कर लिया कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर मैं इसे चेंज करके मैं कर देता हूँ इसे 90, अभी क्या आएगा आउटपुट रिजल्ट के अंदर, अभी रिजल्ट के अंदर आएगा 90। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। हम लोग नेस्टेड ऑफ टर्नरी ऑपरेटर भी कर सकते हैं। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि ये तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करो, इस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर कंसीडर करो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर कंसीडर मत करो।
अब आ जाओ तुम एल्स पार्ट में, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या करो तुम, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर कंसीडर करो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर इस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर कंसीडर करो, ठीक है। इसलिए मैंने यहां लिखा कि ट्रीट नंबर 1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इफ दिस कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, एल्स ट्रीट नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट नंबर इफ दिस कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अदरवाइज ट्रीट नंबर 3 द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बड़े प्रोग्राम को एक लाइन में ही हल कर लिया विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर है? नेस्टेड ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज पॉसिबल, जो कि मैंने आप लोगों का भी एग्जांपल में दिखाया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसे बोलते हैं हम लोग स्पेशल ऑपरेटर। पाइथन के अंदर दो तरह के स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? द नंबर 1 इज आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड नंबर 2 इज मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स के एड्रेस को कंपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर्स आते हैं, फर्स्ट वन इज ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज नॉट ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट 1 इज ऑब्जेक्ट 2 हम लोगों को रिटर्न करेगा ट्रू जब ऑब्जेक्ट 1 का और ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस सेम होगा, ठीक है, वरना ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसी तरह इज नॉट क्या करेगा, इज नॉट ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस डिफरेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम रहा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इक्वल्स 30 एंड b इक्वल्स 20। अभी इन दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंट id ऑफ a, ठीक है, और फिर प्रिंट कर लेते हैं id ऑफ b, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि क्या दोनों का एड्रेस सेम है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, a इज b, यहाँ पर हम लोगों को दोनों का एड्रेस पता चल जाएगा कि दोनों का एड्रेस क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंपेयर भी कर ले रहे हैं। तो चलिए इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि दोनों का आईडी डिफरेंट है, दोनों का आईडी डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं a इक्वल्स 30 एंड b इक्वल्स 30, दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन के अंदर जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और जब भी हम लोग कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोशिश करते हैं तो पाइथन का वर्चुअल मशीन चेक करता है कि क्या वो ऑब्जेक्ट पहले से ही मौजूद है। अगर मौजूद होता है तो वो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय। तो अभी ये बी क्या कर रहा है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए दोनों का आईडी सेम है, दोनों का आईडी सेम है। और जब दोनों का आईडी सेम रहेगा ट्रू हम लोगों को मिलेगा। अभी मैं ए के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, यही चीज को मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, ठीक है। अभी बताइए अभी आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्यों? तो चलिए हम लोग पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। दोनों का एड्रेस मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए इज ऑपरेटर क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इज ऑपरेटर हमेशा एड्रेस कंपेयर करता है। अगर मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट a इक्वल b, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी दोनों में क्या आएगा आउटपुट, ऊपर वाले में फॉल्स आएगा जबकि नीचे वाले में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऐसा इसलिए इज ऑपरेटर एड्रेस कंपेयर करता है, जबकि इक्वल टू ऑपरेटर कंटेंट कंपेयर करता है, यानी कि वैल्यू कंपेयर करता है। तो चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आईडी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इज ऑपरेटर क्या किया है, हम लोगों को फॉल्स रिटर्न किया है, जबकि इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न किया है। इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा वैल्यू कंपेयर करता है, दोनों में वैल्यू तो सेम है, दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है, इसीलिए इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न किया है। जबकि इज ऑपरेटर क्या कंपेयर करता है, ये एड्रेस कंपेयर करता है, यानी कि आईडी कंपेयर करता है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर दोनों का आईडी डिफरेंट है, जिसके वजह से इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इज नॉट क्या करता है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग रहा यानी कि डिफरेंट रहा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या था, अलग अलग था, इसलिए यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। तो चलिए इसके अभी आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोनों का एड्रेस अलग अलग है, इसलिए इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों का एड्रेस अलग अलग नहीं रहेगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 50 एंड हेयर ऑल्सो 50, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा फॉल्स। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल ऑपरेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का क्या यूज है? मेंबरशिप ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि क्या कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट
किसी कलेक्शन का पार्ट है या नहीं। हमारे पास दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर है। द नंबर वन इज इन एंड द सेकेंड वन इज नॉट इन। ठीक है, इन रिटर्न करता है ट्रू अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन का पार्ट होता है तब। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन का पार्ट नहीं हुआ तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसी तरह नॉट इन जस्ट रिवर्स है इन का। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन का अगर पार्ट हुआ तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर पार्ट नहीं हुआ तो रिटर्न कर देगा ट्रू। चलिए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग का पार्ट है। अगर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये ए अनीश का पार्ट है, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ए आया हुआ है। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा ट्रू। क्या एस एच पार्ट है अनीश का? हाँ बिल्कुल पार्ट है। एस एच यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अभी भी क्या आएगा वैल्यू, अभी भी वैल्यू आएगा ट्रू। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर टाइप करें ए एस एच, क्या ए एस एच पार्ट है अनीश का? नहीं, सिर्फ एस एच है और आई एस एच हो सकता था, लेकिन ए एस एच तो पार्ट नहीं है अनीश का, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सिर्फ स्ट्रिंग के केस में चेक कर सकते हैं। मैंने बोला किसी भी तरह का कलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर कोई लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, कुछ भी। मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ। 1 2 3 4 क्या पार्ट है इस लिस्ट का? तो हाँ, इसका ये पार्ट है। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आएगा आउटपुट ट्रू। ठीक है, 1 2 3 4 5 पार्ट है या नहीं? नहीं, 1 2 3 4 5 कहीं भी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अंकित, अंकित है कहीं इसके अंदर? नहीं है, ये आएगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ पूजा, अभी आएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरह क्या होता है नॉट इन। नॉट इन क्या करता है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का पार्ट हुआ, इस लिस्ट का पार्ट हुआ तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, अगर इस लिस्ट का पार्ट नहीं हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू। अभी क्या है, पूजा पार्ट है इस लिस्ट का, तो अभी आएगा हम लोगों का आउटपुट फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आ रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा वैल्यू दे दूं जिसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये तो इसके अंदर है नहीं, तो अभी क्या आएगा आउटपुट, ये आउटपुट आएगा ट्रू। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे कम है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसी तरह जो सबसे नीचे में लिखा हुआ है उसका प्रायोरिटी सबसे कम है। तो मुझे उम्मीद है मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं ऑपरेटर्स के अंदर, जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़े हैं, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में ये पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा।